बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कोर्स है कैप 4। कैप 4 को बिजनेस लॉ भी कहते हैं, बिजनेस लॉ ही कहते हैं, इसको मर्केंटाइल लॉ भी कहते हैं, इसको कमर्शियल लॉ भी कहते हैं। बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ, तीनों का मतलब एक ही है। तो आप पूछेंगे ये लॉ किससे डील करता है, तो जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो मर्चेंट कम्युनिटी है, जो कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये उनकी रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। मसलन आपके अब्बा जी ठेकेदार के जरिए घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, तो आपके अब्बा जी और ठेकेदार के दरमियान ट्रांजैक्शन हुई है, तो इस ट्रांजैक्शन में कोई डिस्प्यूट डेवलप हो गया, तो कौन सा लॉ इस ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करेगा? उस लॉ को कहते हैं बिजनेस लॉ, मर्केंटाइल लॉ, और कमर्शियल लॉ भी कहते हैं कुछ कोर्सेज में। तो अब सवाल ये पैदा होता है, बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ, मर्केंटाइल लॉ में हम क्या पढ़ेंगे, इसके कंटेंट्स क्या है, मेजर कंटेंट्स क्या है? तो नंबर 1 देखिए आप, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, पार्टनरशिप एक्ट 1932, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882, अदर लॉज, गरीबी के छिल्लर के बहुत सारे लॉज हैं, 2-3 पेजेस के लीगल सिस्टम। पहले एक चीज क्लियर कर लें, एक्ट का मतलब क्या है? एक्ट का मतलब है वो लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया है। पार्लियामेंट जो भी लॉ पास करती है उसके टाइटल के आखिर में एक्ट का लफ्ज आता है। कंपनीज एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एंटी टेररिज्म एक्ट, तो पार्लियामेंट जो भी लॉ पास करेगी उसके टाइटल के आखिर में एक्ट का वर्ड आएगा। एक्ट को स्टैट्यूट भी कहते हैं। ये स्टैच्यू नहीं है, स्टैट्यूट है। स्टैट्यूट का मतलब वो लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया है। एक्ट को स्टैट्यूटरी लॉ भी कहते हैं, स्टैट्यूट से स्टैट्यूटरी लॉ बन गया। एक्ट को इनेक्टमेंट भी कहते हैं, एक्ट को इनेक्टेड लॉ भी कहते हैं। देखिए, पार्लियामेंट जो लॉ मेकिंग करती है, जो लॉ पास करती है, उसमें नंबरिंग होती है, वो एक प्रॉपर ऑर्डर सीक्वेंस में होता है। कुरान करीम एक डिवाइन लेजिस्लेशन है, उसका लेजिस्लेटर कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो हमें देखते हैं कुरान करीम में भी नंबरिंग है, जिसको आप आयत कहते हैं। बाइबल में भी नंबरिंग है, गीता में भी नंबरिंग है। तो कुरान करीम में चैप्टर्स हैं, एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर ऑर्डर में। तो पार्लियामेंट जो लॉ पास करती है उसमें चैप्टर्स होते हैं, नंबरिंग होती है, एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर में होता है। तो ऐसी बुक को कहते हैं कोड, ऐसी बुक को कहते हैं कोड। हम कहते हैं ना कोड ऑफ लाइफ, तो एक्ट को कोड भी कहते हैं। 99% केसेस में पार्लियामेंट जो लॉ पास करती है उसके टाइटल के आखिर में एक्ट का वर्ड होता है, 99% केसेस में। 1% केस में पार्लियामेंट जो लॉ पास करती है उसके टाइटल के आखिर में कोड का लफ्ज होता है। कोड से बन गया कोडिफाइड लॉ, कोडिफाइड लॉ। तो इन सब का एक ही मतलब है, वो लॉ जो पार्लियामेंट ने पास किया है। तो पार्लियामेंट जो भी लॉ पास करेगी उसके टाइटल के आखिर में एक्ट का लफ्ज होगा। अब चूंकि हमने नंबरिंग की बात कर ली है, तो पहले नंबरिंग की बात कर लेते हैं। लॉ में जो नंबरिंग होती है उसको कहते हैं सेक्शन, उर्दू में कहते हैं दफा। वो हम सुनते हैं ना, शहर में दफा 144 नाफिज हो गई है, 5 या 5 से ज्यादा अफराद एक साथ मिलकर चल नहीं सकते। तो लॉ में जो नंबरिंग होती है उसको सेक्शन कहते हैं। सेक्शन 5, सेक्शन 10, सेक्शन 11, सब सेक्शन भी होते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे? सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3। क्लॉजेस भी होती हैं, क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2, क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2, क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2। ओके, अब यहां पर आते हैं, दोबारा रिव्यू करते हैं। तो हमें एक्ट का मतलब पता चल गया। अब आप ये देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है 1872, 1932, 1882। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉ हमने पास नहीं किया, पाकिस्तान ने पास नहीं किया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने पास नहीं किया। 1947 से पहले गोरे ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, ये लॉ वो देकर गए, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अमानत में खयानत नहीं की। ये लॉ एज इट इज चल रहे हैं, यानी हाईली अप्रिशिएबल। तो अब आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये सामने वेटेज लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका वेटेज है 50 मार्क्स। पार्टनरशिप एक्ट 17 to 15 एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 7 to 10। अदर लॉज, मैंने कहा ये 4-5 चिल्लर लॉज हैं, 2-3 पेज के। मसलन आर्बिट्रेशन एक्ट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, कंपटीशन एक्ट, 2-3 पेजेस के। इसका ऑफिशियल वेटेज है 25 मार्क्स। अदर लॉज का ऑफिशियल वेटेज है 25 मार्क्स।
लेकिन जब ये नई स्कीम आई थी तो अब एक बच्चा मेरे पास आया लास्ट सेशन का, वो फर्स्ट सेशन में जब उसने एग्जाम दिया, ये नई स्कीम आने के बाद, उसने कहा मैं इंटर का हूं और हम लोग की तो आदत है घूटा मारने की, आखिरी 1.5 महीने में हम घूटा मारते पेपर निकाल लेते, मैं भी इंटर का हूं, मैंने भी घूटा मार मार के पेपर निकाले। तो उसने कहा मैं घूटा मार के गया, मैंने कहा 25 मार्क्स से छपाई के आ जाएंगे, पता चला उस सेशन में ये 12 मार्क्स का आया, लेने के देने पड़ गए, उसका लटक गया पेपर। तो इसका मतलब ये जो वेटेज सामने दिया होता है ये सजेस्टेड होता है, इसके ऊपर आपने ईमान नहीं ले आना कि यार ये दिया हुआ है और मैं इसको तैयार कर लेता हूं, केएफए को छोड़ो, केएफए तो सटक गया तो इसलिए मैं ये तैयार करता हूं तो मैं निकाल लूंगा। ये आई कैप है, आई का मतलब मैं, कैप का मतलब टोपी, अपने आप को टोपी बनाना। लीगल सिस्टम का वेटेज है 5 मार्क्स, तो वेटेज में आपने यकीन नहीं करना, अलबत्ता ये तयशुदा बात है, सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है। अब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बजाय लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे ताकि कहने में आसानी और सुनने में आसानी हो। ओके, तो ये हमने एक वेटेज देखा, मेजर कंटेंट देखे, वेटेज कितना है, मेजर कंटेंट कितना है। अब हम आते हैं आगे रिव्यू पर। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, यानी मुझे कॉन्ट्रैक्ट की डिश तैयार करनी है, हांडी में मैं रेसिपी क्या डालूंगा, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। निकाह भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप सुनते हैं कि कहते हैं वो इजाब और कबूल, इजाब का मतलब प्रपोजल, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट की रेसिपी क्या, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या, फॉर्मेशन कैसे होती है, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस्मान ने अपने वलीमे के लिए एक हॉल बुक करवाया, वलीमे से 2 दिन पहले वो हॉल जलकर खाक हो गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। अब मेरे बच्चे तो ये गली में तंबू लगाने पड़ेंगे वलीमे के लिए। तो इसने हॉल बुक करवाया था, ये कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर था द मैरिज हॉल, वो जलकर खाक हो गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। अब क्या होगा, जवाब मिलेगा हमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। ए ने बी को अंडरटेकिंग दी है, ए ने बी से प्रॉमिस किया, ए ने बी से एग्रीमेंट किया है, अगर वो शिप आ गया तो मैं गुड्स डिलीवर कर दूंगा, द शिप इज संक, द शिप इज बर्न्ड, वो शिप अब कभी नहीं आ सकता। अब क्या होगा, जवाब मिलेगा हमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो अगर पार्टीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में, पार्टीज में अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट में टाइम और प्लेस स्पेसिफाई किया, वेल एंड गुड, हैप्पी एंडिंग। लेकिन अगर पार्टीज ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में टाइम और प्लेस स्पेसिफाई नहीं किया, मेंशन नहीं किया, अब क्या होगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बिलो 18 माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, अगेन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कुछ रिलेशनशिप ऐसी हैं जो बाज़ाहिर हमें कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देती हैं लेकिन एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो अगर ऐसी रिलेशनशिप है तो वो कौन कौन सी है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अगर किसी पार्टी ने ब्रीच किया है। मसलन आपके गली मोहल्ले में कोई झोपड़पट्टी है, उसमें कोई इंसान जिसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है, या 10, 12, 7, 8 साल का कोई बच्चा रहता है, या कोई इंसान आदमी रहता है, बगैर किसी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के आपने उसको कपड़ा लत्ता खाने पीने की चीजें रेगुलर बेसिस पे सप्लाई कर रहे हैं, उसको प्रॉपर एक शेल्टर प्रोवाइड किया है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि पता चला वो तो करोड़पति था, अजब प्रेम की गजब कहानी, अबे उसने तो मुझे मांगू बना दिया। तो विल आई बी कंपनसेटेड, द आंसर इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप देख रहे हैं हम सारी डेली लाइफ की बातें कर रहे हैं, हवा में कोई बात नहीं है, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, कोई थ्योरीज नहीं है, कोई भाषण नहीं है। ओके, ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए एंड बी दे आर 2 पर्सन्स। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 1 जनवरी को, 1 जनवरी को
ए ने बी को परफॉर्मेंस देनी है 25 जनवरी को, 25 जनवरी को। अब 25 जनवरी में आने में काफी वक्त बाकी है। ए ने 10 जनवरी को इनकार कर दिया, अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। ए ने 10 जनवरी को अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। उसने परफॉर्मेंस कब देनी थी? 25 जनवरी को। अब क्या होगा? क्या बी 25 जनवरी तक वेट करे, या वो 10 जनवरी के रिफ्यूजल के बाद फौरन देन एंड देयर केस फाइल कर दे? अगेन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चले इस स्टोरी को साइड में कर देते हैं। अगर एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने डिफेक्टिव परफॉर्मेंस दी है या अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने से इनकार कर दिया है, मैं कहूंगा यार मैं मैट्रिक इंटर को ये कौन सी बातें कर रहा है, चलो इसको और सादा कर देते हैं। दो ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तो दूसरी पार्टी को हम कहेंगे इनोसेंट पार्टी, इंजर्ड पार्टी, एग्री पार्टी। उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है? कोर्ट ऑफ लॉ को रिलीफ, दाद रस्सी किस तरह प्रोवाइड कर सकती है? क्या बस एक ही रेमेडी है कंपनसेशन, कि कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो लॉस हुआ है उसके लॉस को कंपनसेट किया जाए? इसको ऑर्डर 1 लाख रुपए पे करो अगर उसका 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है, क्या किया जाए? तो क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए मैं सीए करूं या ना करूं, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं अब्बा जी के साथ तारिक रोड पे शॉप पे बैठ जाऊं, नथिंग रॉन्ग विद इट। मुझे बेसिक लॉ की जानकारी होनी चाहिए। कैसे? आप अगर उबर करीम के जरिए आए हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए आए, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने यहाँ एडमिशन लिया, एडमिशन लेंगे, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपके अब्बा जी ठेकेदार से घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप इम्तियाज में जाके परचेजिंग कर रहे हैं, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप टेलर को कपड़े स्टिचिंग के लिए दे रहे हैं, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आप मैकेनिक से बाइक गाड़ी रिपेयर करवा रहे हैं, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने सीए क्वालिफाई कर लिया, मल्टीनेशनल कंपनी में इंशाल्लाह मैनेजरियल लेवल पोजीशन पर आकर, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप जिंदगी का मेजर डिसीजन ले रहे हैं 1 से 2 होने का, व्हाट इज दिस? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ निकाह। तो जिधर देखता हूं तू ही तू है, हर तरफ कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब हर तरफ कॉन्ट्रैक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी होनी चाहिए। बेशक मैं सीए करूं, बीबीए करूं, बीकॉम करूं, एसीसीए करूं, आईसीएमए करूं या ना पढ़ूं, भाई अपने राइट्स के बारे में तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना। तो ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रिव्यू था। हास्ता लाविस्ता।